Good morning everyone. This is the next video of the online class for class 12. Today we will start the revision video of chapter 4 class 12 bio. जो chapter 4 है उसका नाम है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ. ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ. जो हमारी ये फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट के अंदर हमारी कितने चैप्टर है? चैप्टर 1, 2, 3 और 4. ठीक है, इसमें से कौन सा वाला कर चुका है? चैप्टर 1. ठीक है, ये वाला कर चुका है. लेकिन ये पूरी यूनिट किसको रेफर करती है? ये पूरी यूनिट रिप्रोडक्टिव, यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला तो लास्ट वाला हो गया, लेकिन ये पूरी यूनिट रिप्रोडक्शन वाली होगी. ठीक है, क्योंकि एक रिप्रोडक्शन खाली ह्यूमन बीइंग के अंदर तो पढ़ना नहीं होता, प्लांट के अंदर भी पढ़ना है, ह्यूमन बीइंग के अंदर भी पढ़ना है, और ह्यूमन बीइंग से अलावा भी छोटे छोटे और ऑर्गेनिज्म भी होते हैं. ठीक है ना, जैसे कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो गए, है ना. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से हो गए? लाइक अमीबा, ठीक है, पैरामीशियम. कि आखिरकार ये एक ऑर्गेनिज्म है, लेकिन एक से कई सारे बने तो बने कैसे? ठीक है, वो चीजें भी हमें सीखना पड़ी होती है. जब तो हमारे जो चैप्टर है ये रिप्रोडक्शन है. ठीक है, तो हमारा फर्स्ट जो चैप्टर था वो किसका था? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. खाली ऑर्गेनिज्म आ रहा था इसके अंदर. ठीक है ना, जिसके अंदर हमें सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना था. एक स्पेसिफिक चैप्टर जो है ह्यूमन बीइंग के रेस्पेक्ट में और प्लांट के रेस्पेक्ट में, वो अलग अलग दे दिया. लेकिन जो छोटे ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, स्पोरेंजिया, कोनिडिया, इस तरह के एल्गी फंगस वगैरह हो गए, वो इस वाले चैप्टर के अंदर आता है. इसके अंदर आपको क्या था? रिप्रोडक्टिव यूनिट्स बोलते हैं उसको, कि रिप्रोडक्शन जो हो रहा है, रिप्रोडक्शन का मतलब जस्ट नंबर में इंक्रीमेंट होना, किसी भी ऑर्गेनिज्म के नंबर में इंक्रीमेंट होना, है ना. कि एक ऑर्गेनिज्म था, 1 से 2 ऑर्गेनिज्म बन गए, 2 से 4 ऑर्गेनिज्म बन गए. कह सकते हो पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज हो रही है ना. तो वो हमें इस वाले चैप्टर्स के अंदर पढ़ना होगा. पूरी यूनिट रिप्रोडक्शन है, तो हमें हर एक ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है. जो हमारी अर्थ है, ना सिर्फ और सिर्फ ना तो प्लांट है ना एनिमल है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको हम अपनी आंख से नहीं देख सकते, यानी कि नेटेड ऑर्गेनिज्म भी बहुत सारे प्रेजेंट होता है. तो हमें तो रिप्रोडक्शन सबका ही पढ़ना है. ठीक है, चैप्टर 2 में हमने किसका पढ़ा? चैप्टर 2 में हमने क्या पढ़ा? रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट. कि जो फ्लावरिंग प्लांट होता है आखिरकार वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं. ठीक है ना, रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट भी पढ़ा हमने. अब तीसरा हमने क्या पढ़ा? रिप्रोडक्शन इन द ह्यूमन बीइंग्स. है, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ऑफस्प्रिंग कैसे बनता है. ठीक है, अब इन तीनों चैप्टर में तो हमने पढ़ लिया. अब इन तीनों चैप्टर में क्या क्या रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, और हेल्थ से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें होती है, डिजीजेज होती है ना. तो वो सब कुछ हमें किसमें पढ़ना है? वो इसमें पढ़ना है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में. दैट इज चैप्टर नंबर 4. ठीक है, इसके अंदर क्या पढ़ना है? अगर किसी इंडिविजुअल यानी कि कोई भी है कि पॉपुलेशन, जैसे कहते हैं ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ध्यान रखना होता है कि पॉपुलेशन ना तो ज़्यादा ही हो जाए और ना बिल्कुल कम ही रह जाए, कि जिसकी वजह से जो मतलब सपोज इंडिया ही है वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो यूथ होता है उससे तो पूरा वो होता है कि हर चीज़ में पार्टिसिपेट करे, क्योंकि कंट्रीज वर्सेस में भी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन चलता रहता है. तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या फिर और किसी कंट्री की वो है, वो भी देखती है कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो किस हिसाब से ग्रो कर रही है, और यही कहीं ना कहीं ग्रोथ कर्व, इसको बोलते हैं ग्रोथ कर्व के मॉडल्स. ठीक है, डीमो वर्ड आता है, डीमो वर्ड पॉपुलेशन के लिए आता है. ठीक है ना, तो ये जितना भी ये सारी टर्म्स वगैरह है, कि आपके कुछ ना कुछ इस तरह के टर्म्स हैं आपके लास्ट चैप्टर में भी आएंगे, जो आपका इकोसिस्टम वाला चैप्टर है. ठीक है ना, पॉपुलेशन ग्रोथ वाला चैप्टर है. एक चीज और याद रखना, इसके अंदर जो टर्म आएंगे, अगर पॉपुलेशन ज्यादा किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रही है, बहुत ज्यादा, ठीक है ना, मतलब जो इंडिविजुअल्स वगैरह है, कई बार तो ऐसी पॉलिसी कर देता है ना, जैसे वो होता है कि किसी के 2 बच्चे हैं या किसी के 1 बच्चे हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं, उनको अगर किसी गर्ल चाइल्ड है तो उसको पैसे वगैरह भी देते हैं कि हाँ उसकी एजुकेशन वगैरह हो जाए, है ना. तो इस हिसाब से ये रहता है. तो इस तरह से ना ये करके ग्राफ
कंट्री के एक्सपेंडिंग होता है, स्टेबल होता है और डिक्लाइनिंग होता है। तीन चीजें होती है। एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन का ग्राफ होता है, वो पॉपुलेशन जो बढ़ती जा रही है, ठीक है, किसी पॉपुलेशन की। दूसरा आपका हो गया स्टेबल, जो स्टेबल है, ना तो बढ़ रही है ना घट रही है, मतलब ओवरऑल अगर हम उसमें देखें ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के थ्रू कि जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें आखिरकार ग्रोथ हो तो हो कैसे रही है ना। स्टेबल हो गया। और एक हो गया आपका डिक्लाइनिंग, है ना। डिक्लाइनिंग का मतलब तो समझ आ रहा होगा, मतलब बढ़ रही थी पहले लेकिन अब कम होती जा रही है। तो इसका देखो ग्राफ कैसे आएगा, पहले बढ़ रही मतलब बढ़ती रहेगी और इस तरह से करके रहेगा, बढ़ी फिर थोड़ी और इस तरह से कर करके हो जाएगा, ठीक है। इसमें जस्ट अपोजिट कर दो, इस तरह से भी, ठीक है। कुछ इस तरह से ग्राफ आएंगे आपके, और जो स्टेबल होती है स्टेबल में इस तरह की शेप आती है ग्राफ की, ठीक है ना। कुछ इस तरह की ग्राफ की शेप आएगी। वैसे इस वाले चैप्टर में नहीं है, लेकिन क्योंकि इससे रिलेटेड ही थोड़ा सा करके था तो इसलिए मैंने आपको यहीं पे बताया कि तीन तरह के ये ग्राफ के कर्व्स आते हैं, डिक्लाइनिंग, स्टेबल और एक्सपेंडिंग। अगर किसी पॉपुलेशन में इंडिविजुअल ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है, मैंने एक चीज़ पहले भी बताई थी वीडियो में भी, एक होता है पर्सन यानी कि इंडिविजुअल, एक होती है पूरी पॉपुलेशन। अगर किसी की ग्रोथ हो रही है तो ग्रोथ हो रही है तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे पर्सन के केस में, बर्थ। लेकिन अगर पॉपुलेशन है तो क्या वर्ड यूज करेंगे, बर्थ रेट, ठीक है ना, बताया था। और अगर कोई पर्सन है किसी की डेथ हो गई है तो एक इंडिविजुअल के लिए डेथ, लेकिन बहुत सारे पॉपुलेशन की हो गई तो डेथ रेट। और किसी के लिए बर्थ के लिए तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं, नेटेलिटी, और डेथ के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, मॉर्टेलिटी। ये बात समझ आई, ये तो मैंने पहले भी बताई थी, ये आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है और उसकी कुछ पर्टिकुलर स्ट्रैटेजीज वगैरह क्या है, ठीक है ना। कि अगर देखो ग्रोइंग पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है ना, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में तो हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा ना कि जो वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसे किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। क्योंकि अगर कोई पॉपुलेशन है, किसी कंट्री की ज़्यादा पॉपुलेशन होती जा रही है, बहुत ज़्यादा हो गई, तो उसको शेल्टर भी चाहिए, उसको फूड भी चाहिए, उसको रहने की भी जगह चाहिए। तो वो ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए कि वो पॉपुलेशन इतनी हो कि हर किसी को जो सर्वाइव कर सके वो आराम से कर सके, एटलीस्ट उसको फूड रिसोर्सेज वगैरह तो प्रोवाइड हो, ठीक है ना। तो इस वजह से ये कुछ पॉलिसीज बनाई जाती है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है, और अकॉर्डिंग टू द कंट्री की पॉपुलेशन देखिए उसी के अकॉर्डिंग से ग्राफ वो नहीं आते सेंसस डेटा, वो काउंटिंग करने वाले घर में आते हैं कि आपके घर में कितने लोग रहते हैं, वो कितने कितने करके कौन कौन सी कितनी एज है और कितने कितने लोग हैं, तो वो पूरी पॉपुलेशन की नंबर को काउंट करते हैं। हर जगह पे हर लोग हर किसी के घर जाता है तो वो पूछता है आपके घर में कितने लोग हैं, कितने वो हैं, हमें डिटेल दीजिए, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग पता चलता है कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग सारी पॉपुलेशन वगैरह होती है। ऐसे ही हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर है जिसके अंदर रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स। तो द टर्म सिंपली रेफर्स टू द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विद अ नॉर्मल फंक्शन। हेल्थ का मतलब ये नहीं है किसी को देख के पता चल रहा है कि हाँ ये रिप्रोडक्टिवली फिट है ना, देख के किसी को पता चल रहा है कि हाँ ये बिल्कुल ठीक लग रहा है देखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है ना। देखने में बिल्कुल ठीक है तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो डिजीज नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कोई मेंटली डिस्टर्ब हो, कोई डिप्रेशन में जा रहा हो, लेकिन वो देखने में बिल्कुल सही लग रहा हो, ठीक है ना, तो उसको भी हम डिजीज बोलेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला ये जो चैप्टर है इसके अंदर क्या है, द टर्म सिंपली रेफर्स टू द रिप्रोडक्टिव हेल्थी ऑर्गन्स विद अ नॉर्मल फंक्शन। कि रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के, ठीक है, मेल्स और फीमेल में, वो हमारे बिल्कुल सही हो विद अ नॉर्मल फंक्शन के साथ, मतलब फंक्शन जो उनका है, काम करने का जो उनका तरीका है वो बिल्कुल सही, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रैटेजीज क्या है, जो इंडिया वाज अमंगस्ट इन द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान एंड प्रोग्राम एट द नेशनल लेवल टू अटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ सोशल गोल।
इसने एक सोशल गोल बना दिया, एम बना दिया, रिप्रोडक्टिव हेल्थी होने चाहिए जो इंडिविजुअल्स है, किसने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है। तो इसने सबसे पहले क्या करा, एक प्रोग्राम इनिशिएट करा, एक प्रोग्राम चलाया, जैसे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह होती है उसके अंदर आया फैमिली प्लानिंग, ठीक है। इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही थी, तो उसमें क्या था कि हम दो हमारे दो, इस तरह से करके एक स्लोगन दिया, जिसके अंदर क्या था कि वही इंडिविजुअल होने चाहिए, फिट इंडिविजुअल होने चाहिए और 2 से ज़्यादा मतलब चाइल्ड नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। एक पॉलिसी है जिसकी वजह से क्या है, अगर हर इंडिविजुअल के 2 चाइल्ड है, किसी के 4 थे, तो इस तरह से करके क्या होगा कि जो पॉपुलेशन ग्रो कर रही है वो थोड़ी कम है ना, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ होने चाहिए, ठीक है ना। और ये कब इनिशिएट हुआ था, ये इनिशिएट हुआ था आप लोगों का 1951 में। And the reproductive related areas are currently in the operation under the popular name reproductive and child health care, ठीक है। RCH प्रोग्राम के दौरान हुआ है कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, ठीक है ना, रिप्रोडक्टिवली भी हेल्दी हो और चाइल्ड की हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम भी सही हो। और इसमें क्या है, प्रॉपर फैसिलिटीज वगैरह होनी चाहिए, क्रिएटिव अवेयरनेस इसके बारे में पता होनी चाहिए, क्योंकि ये तो सारी इंडिया में ही पूरा वो कर दिया कि सबके सब इजीली सर्वाइव कर सके, ठीक है ना। और दूसरी बात अब ये है कि पहले के बजाय अब ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। पहले क्यों ऐसा होता था, पहले क्यों ज़्यादा मरते थे, तो उसका क्वेश्चन क्या आएगा कि क्यों ऐसा पहले होता था कि पहले ज़्यादा, इसका क्वेश्चन आएगा, इसका मतलब आंसर ये आएगा पॉइंट में कि पहले अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह नहीं थी, है ना। अगर किसी के इमरजेंसी केस है, सपोज फीमेल, कोई प्रेग्नेंट फीमेल है ना, और इतनी अच्छी वो भी नहीं है मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह, तो दोनों को ही खतरा है, तो खतरा है, तो जब डॉक्टर्स वगैरह भी नहीं थे, नर्सेज वगैरह भी नहीं थे, तो क्या हो जाएगा, फिर दोनों की जान को खतरा है, तो दोनों ही मरेंगे तो क्या होगा, ऐसी बहुत सारी, एक लेडी तो होगी नहीं इंडिया में, ऐसे बहुत सारी होंगी, तो ऐसे क्या है, मैटरनल किसके लिए आता है, मदर के लिए, ठीक है, मैटरनल। तो ऐसे क्या हुआ, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मोर्टेलिटी मीन्स मरना, मैटरनल मीन्स मदर का रेट, क्योंकि रेट है तो बहुत सारी पॉपुलेशन में होगी ना, एक तो मदर नहीं है, ठीक है। मैटरनल रेट बोलते हैं अगर एक होती है, लेकिन बहुत सारी तो क्या बोलेंगे, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी इंक्रीज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, मतलब बेटर मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, बेटर डॉक्टर्स नहीं है, बेटर नर्सिस वगैरह नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें नहीं है, तो क्या होगा, वो इंक्रीमेंट हो जाएगा। ऐसे ही अगर मदर मरेगी तो फीटस भी तो मरेगा, जो इन्फेंट है, न्यूली बोर्न बेबी जो, ठीक है ना, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर ये दोनों इंक्रीज हो गए, और जो ऐसा है कि जो आ रहा है वो तो इंक्रीज हो गए, मतलब आ नहीं रहा है, और जो पहले वाले हैं वो उतरे हैं, तो क्या होगा, पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी पॉपुलेशन। लेकिन अगर यहीं पे अगर मैं बात करूँ, इन्हें बेटर मेडिकल फैसिलिटीज मिलने लग गई, ठीक है, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज जैसे ही मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, तो यही चीज़ क्या हो जाएगी, बिल्कुल जस्ट अपोजिट, ठीक है। तो जो इन्फेंट मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पहले कम हो रहा था, अब क्या है, क्योंकि अच्छी फैसिलिटीज होगी तो डॉक्टर्स भी अच्छे होंगे, नर्सेज भी अच्छे होंगे, तो कुछ चांसेस, पूरे तो नहीं बोल सकते क्योंकि कुछ सीवियर केसेस भी रहते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ चांसेस तो ऐसे होंगे, अगर पहले 10 इंसान यानी कि लोग मर रहे थे 10, तो अगर बेटर मेडिकल फैसिलिटीज थोड़ी हो जाएगी तो 10 में से कुछ चांसेस तो है कि 5% ही मरे और 5% जिंदा रहे, तो कम से कम ये तो नहीं होगा कि बिल्कुल ही डिक्रीमेंट होता जा रहा है पॉपुलेशन पे, थोड़ा तो इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो ये सब कुछ है। अब इसके बाद क्या है कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, प्री नेटल केयर होनी चाहिए और पोस्ट नेटल केयर होनी चाहिए। प्री का मतलब पहले, पोस्ट का मतलब बाद में, नेटल का मतलब जो छोटा बच्चा है या फिर जो प्रेग्नेंट वुमेन है या फिर कुछ भी है तो उसकी पहले भी केयर होनी चाहिए, प्री नेटल केयर, और बाद में भी होनी चाहिए। बर्थ होने के बाद भी जो होता है, अगर किसी का ऑपरेशन वगैरह होगा तो बाद में भी तो होनी चाहिए ना उसकी, तो पोस्ट नेटल केयर भी होनी चाहिए और प्री नेटल केयर भी होनी चाहिए। अब इसमें क्या है, एजुकेटेड पीपल एक्सपेक्टिंग द कपल एंड दोज इन मैरिजेबल एज ग्रुप अबाउट अवेलेबल इन द कंट्रोल ऑप्शन केयर ऑफ द प्रेग्नेंट मदर, पोस्ट नेटल केयर भी होनी चाहिए, और चाइल्ड importance of the breastfeeding, equal opportunities for the female
करना है। फीमेल चाइल्ड का मतलब क्या है, जैसे पहले लोग क्या करते थे, अगर किसी को मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा था 1951 में, क्योंकि पॉपुलेशन इंडिया की बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई, ऐसा हो गया जैसे एक्सप्लोसिव हो जाता है एकदम से, ठीक है, क्योंकि रिप्रोड्यूसिंग एज ग्रुप ज़्यादा हो गए होंगे, तो इस वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, ठीक है। लेकिन हाँ, उन्होंने ये कहा था कि सिर्फ 2 बच्चे, हम 2 ये पॉलिसी बनाई थी कि इसी की वजह से अगर हर किसी के 2 ही बच्चे होंगे 3 या 4 के कंपेयर में, तो 2 बच्चे होंगे भी तो एक तरीके से वो हो जाएगी ना पॉपुलेशन कंट्रोल। हाँ, लेकिन उनका मतलब ये नहीं था कि लोगों ने इसका मिसयूज करना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब ये नहीं था कि फीमेल को डिसाइड कर दो, फीमेल गर्ल्स को ही मार दो अबॉर्शन के थ्रू। लोगों ने ये करना स्टार्ट कर दिया कि देखा, एबॉर्शन कराया, एमिनोसेंटेसिस जो लिक्विड होता है यूट्रस के अंदर, जो फीटस के चारों तरफ प्रेजेंट होता है वूम के अंदर मदर की, तो उसको आइसोलेट करा, उस लिक्विड को लिया, लिक्विड को लेने के बाद क्या हुआ, उसको देखा, देखने के बाद क्या हुआ कि उसके अंदर अगर क्रोमोसोम XX पाए गए तो क्या करा उन्होंने, भाई की वहीं उसको मरवा दिया, यानी कि उसका एबॉर्शन करा दिया, अबॉर्ट करा दिया। तो लोग ऐसा बहुत करने लग गए, फीमेल फर्टिसाइड। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि इसका मतलब ये नहीं था कि फीमेल चाइल्ड को ही तुम अवॉइड करो, ठीक है ना, मतलब ये है कि हाँ 2 मतलब बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, लेकिन ये नहीं है कि फीमेल को ही तुम मार दो। फीमेल फर्टिसाइड का इसमें बहुत ज़्यादा आया था, एमिनोसेंटेसिस आया था। तो एमिनोसेंटेसिस में क्या लिखा हुआ है, स्टैट्यूटरी बैन ऑन एमिनोसेंटेसिस, ठीक है। एमिनोसेंटेसिस तो वही है कि मदर का जो वूम है, यूटेरस है, जब फीटस इम्प्लांट हो जाता है और 9 महीने के लिए वहीं पर रहता है, तो उसके चारों तरफ उसको एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए लिक्विड प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर ब्लड भी होता है, फीटस का भी ब्लड होगा और मदर का भी ब्लड होगा, और उसके अंदर उसके क्योंकि फीटस अभी पूरा डेवलप नहीं है, उसके अभी ऑर्गन्स डेवलप नहीं है, ऑर्गन डेवलप नहीं है, तो जो उसकी बॉडी के पार्ट होंगे उसके अंदर सेल्स वगैरह प्रेजेंट होती है ब्लड के अंदर, है ना, होती है, फीटस की भी होगी, मदर की भी होगी। तो फीटस की जो सेल होती है, आप लोगों को पता है सेल के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, तो डीएनए मतलब अगर XX वाला हुआ और XY वाला हुआ, तो वो उसको क्या करता है, आइसोलेट करके वहाँ से उनके पास जो टेक्निक होती है उसके थ्रू देख लेते हैं कि मतलब कौन से हमारे क्रोमोसोम है। XX है तो वो अगर किसी को फीमेल चाइल्ड नहीं चाहिए तो वो उसको वहीं के वहीं मार देते हैं, उसको बोलते हैं बाय टेकिंग एमनेटिक फ्लूइड, है ना, एमनेटिक फ्लूइड को तो लेंगे ना जिसके अंदर साइड टूटी हुई उसके अंदर है, ठीक है, एमिनोसेंटेसिस इसलिए ही आया। तो इन्होंने कहा है कि बिल्कुल बैन है, इलीगल है, बिल्कुल स्टैट्यूटरी बैन है एमिनोसेंटेसिस के ऊपर, ठीक है, जिसकी वजह से फीमेल जो चाइल्ड है उसको कोई हार्म ना हो सके, ठीक है। रिसर्च ऑन वेरियस रिप्रोडक्टिव एरियाज है एंड सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज, ठीक है, टू फाइंड आउट न्यू मेथड एंड आर टू इम्प्रूव अपॉन द एग्जिस्टिंग वंस। डू यू नो दैट सहेलिया न्यू और कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स। और अगर किसी को इसमें ये भी है कि अगर किसी को प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो इस वजह से कुछ बैरियर मैथड्स वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन हाँ इसका मतलब ये नहीं है कि फीमेल फर्टिसाइड ही करा, ठीक है ना। और इसमें ये लिखा हुआ है पॉपुलेशन एक्सप्लोसिव एंड बर्थ कंट्रोल इन द लास्ट सेंचुरी and all round development in various fields significantly improve the quality of the life of the people. However, increased health facilities along with better living conditions has an explosive impact on the growing of the population. The world population, which was around 2 billion, 2000 million in the 1900s, rocketed to about 6 billion. कहाँ तो 2 मिलियन थी 2000 में, 2000 जब था, और उसके बाद ऐसा हुआ एक्सप्लोसिव की तरह से कि 6 बिलियंस हो गए, है ना। और उसके बाद क्या हुआ 2000 में ही हो रहा है, बाय द एंड ऑफ 2000 के a similar trend was observed in the India too. ये इंडिया में भी हुआ, ये तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन में हुआ और ये हुआ इंडिया में भी। Our population which was approximately 350 million at the time of our independence. जब इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो 350 मिलियन थी, लेकिन वो क्रॉस हो गई बिलियन पार्ट बाय 2000, वो बिलियन में चली गई, फिर क्रॉस होकर 1 बिलियन इन द मई 2000 में हो गई, फिर उसके बाद 6% इन द वर्ल्ड, मतलब इन्होंने क्या किया एवरी 6% इससे पॉपुलेशन से ये निकाल दिया इन्होंने कि पॉपुलेशन जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है हर एक छठा बंदा जो था, मतलब इंडिविजुअल जो था 6% वो इंडियन था,
पॉपुलेशन में जैसे ये पता चल जाता है ना कि कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है तो कितने ज़्यादा इंडियन होंगे, तो हमेशा ऐसा निकल रहा था। तो इसमें क्या था, मोर्टेलिटी, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी था और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी था, जिसकी वजह से ये इंक्रीमेंट होता गया 1.7 पर ईयर कि ऐसे ऐसे हो गया। बकौर जाके इसको रीड करो एनसीईआरटी के बुक से, यहाँ पे आके रीड करना, पॉपुलेशन एक्सप्लोसिव एंड बर्थ कंट्रोल, थोड़े जोर से पढ़ना। In the last century, an all-around development in various fields significantly improved the quality of life of the people. However, increased health facilities along with better living conditions had an explosive impact on the growth of population. The world population, which was around 2,000 million in 1900, rocketed to about 6 billion by 2000. A similar trend was observed in India too. Our population, which was approximately 350 million at the time of our independence, reached close to the billion mark by 2000 and crossed that means every 6% in the world is an Indian. A rapid decline in death rate, maternal mortality rate, and infant mortality rate, as well as an increase in number of people in reproducible age are probable reasons for this. Through our RCH program, so we could bring down the population growth rate. It was only marginal. According to the 2001 census report, the population growth rate was still around 1.7%, a rate at which our population could double in 33 years. Such an alarming growth rate could lead to an absolute scarcity of even the basic requirements, food, shelter and clothing. In spite of significant progress made in those areas, therefore the government was forced to take up serious measures to check this population growth rate. The most important step to overcome this problem is to motivate smaller families by using various contraceptive methods. You might have seen advertisements in the media as well as posters, bills showing a happy couple with two children with a slogan, "हम दो हमारे दो, we two our two." Many couples, mostly the young urban working ones, have even adopted an one-child norm, statutory raising of marriageable age of the female to 18 years and that of males to 21 years, and incentives given to couples with small families are two of the other measures taken to tackle this problem. Let us describe some of the commonly used contraceptive methods which help prevent unwanted pregnancies. An ideal contraceptive should be user-friendly, easily available, effective and reversible with no or least side effects. It also should in no way interfere with the sexual drive, desire and or the sexual act of the user. A wide range of contraceptive methods are presently available which could be broadly grouped into following categories, namely natural, traditional, barrier, IUDs, oral contraceptives, injectables, implants and surgical methods. Natural methods work on the principle of avoiding chance of ovum and sperms meeting. Periodic abstinence is one such method in which the couples avoid or abstain from coitus from day 10 to 17 of the menstrual cycle when ovulation could be expected. As chance of fertilization are very high during this period, it is called the fertile period. Therefore, by abstaining from coitus during this period, conception could be prevented. Withdrawal of coitus interrupts is another method in which male partner withdraws his penis from the vagina just before ejaculation so as to avoid insemination. Lactational amenorrhea, absence of menstruation method, is based on the fact that ovulation and therefore the cycle do not occur during the period of intense lactation following parturition. Therefore, as long as the mother breastfeeds the child fully, chance of conception are almost nil. However, this method has been reported to be effective only
up to a maximum period of 6 months following parturition. As no medicines or devices are used in these methods, side effects are almost nil. Chances of failure through all these methods are also high. In barrier methods, overwhelming sperms are prevented from physically meeting with the help of barriers. Such methods are available for both and males and females. Are barriers method of thin rubber latex sheath that are used to cover the penis in the male or vagina and cervix in the female just before coitus so that the ejaculated semen would not enter into the female reproductive tract. This can prevent conception. Nirod is a popular brand of condom for the male. Use of condoms has increased in recent years due to additional benefit of protecting the user from contracting STDs and AIDS. Both the male and female condoms are disposable, can be self-inserted and thereby give privacy to the user. Diaphragms, cervical caps and golds are also barrier made of rubber that are inserted into the female reproductive tract to cover the cervix during coitus. They prevent conception by blocking the entry of sperms through the cervix. They are reusable. Spermicidal creams, jellies and foams are usually used along with these badges to increase their contraceptive efficiency. Another effective and popular method is the use of intrauterine devices. These devices are inserted by doctors or expert nurses in the uterus through vagina. These intrauterine devices are presently available as the non-medicated IUDs, lips loop, copper releasing IUDs, CUT-CU7, multilode 375 and the hormone releasing IUDs. Progesterone LNG20 IUDs increase phagocytosis of sperms within the uterus and the CUIN suppress sperm motility and the fertilizing capacity of sperm. The hormone releasing IUDs in addition make the uterus unsuitable for implantation and the cervix hostile to the sperms. IUDs are ideal contraceptives for the females who want to delay pregnancy and or space children. It is one of the most widely accepted methods of contraception in India. Oral administration of small doses of either progestogens or progestogen estrogen combination is another contraceptive method used by females. They are used in the form of tablets and hence are popularly called the pills. Pills have to be taken daily for a period of 21 days starting preferably within the first 5 days of menstrual cycle. After a gap of 7 days during which menstruation occurs, it has to be repeated in the same pattern till the female desires to prevent conception. They inhibit ovulation and implantation as well as alter the quality of cervical mucus, prevent retard entry of sperms. Pills are very effective with lesser side effects and are well accepted by the females. Saheli, the new oral contraceptive for the females, contains a non-steroidal preparation. It's once a week pill with very few side effects and high contraceptive value. Progestogens alone or in combination with estrogen can also be used by females as injections or implants under the skin. Their mode of action is similar to that of pills and their effective periods are much longer. Administration of progestogens or progestogen estrogen combination of IUDs within 72 hours of coitus have been found to be very effective as emergency contraceptives as they could be used to avoid possible pregnancy due to rape or casual unprotected intercourse. Surgical methods also called sterilization are generally advised for the male-female partner as a terminal method to prevent any more pregnancy. Surgical intervention blocks gamete transport and thereby prevent conception. Sterilization procedure in the male is called vasectomy and that in the female tubectomy. In vasectomy, a small part of the vas deferens is removed or tied up through a small incision on the scrotum, whereas in tubectomy, a small part of the fallopian tube is removed or tied up through a small incision in the abdomen or through vagina. These techniques are highly effective, but their reversibility is very poor. It needs to emphasize that the selection of suitable contraceptive method and its use should always be undertaken in consultation with qualified medical professionals. One must also remember that contraceptives are not regular requirements for the maintenance of
reproductive health. In fact, they are practiced against a natural reproductive event, conception, pregnancy. One is forced to use these methods either to prevent pregnancy or to delay or space pregnancy due to personal reasons. No doubt the widespread use of these methods have a significant role in checking uncontrolled growth of population. However, their possible ill effects like nausea, abdominal pain, breakthrough bleeding, irregular menstrual bleeding, or even breast cancer through not very significant, should not be totally ignored. इस चैप्टर के अंदर जो अभी हुआ है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड। अभी आपने देखा कि कैसे अवॉइड कर सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कुछ बैरियर मेथड्स होते हैं, तो कुछ बैरियर मेथड्स में ही आपके क्या थे, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह दे रखे थे। जैसे कई बार क्या होता है अगर किसी को प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो बैरियर मेथड्स का यूज़ करता है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज़ करता है। तो उसमें क्या है, कुछ ओरल इंजेक्ट कर लेता है, जैसे हार्मोन वगैरह का भी कॉम्बिनेशन होता है। पिल्स बोलते हैं उनको। पिल्स का मतलब एक तरीके से टैबलेट ही होती है, लेकिन जो एक तरीके से फीमेल की जो बॉडी के अंदर हार्मोन निकलता है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, उसी का कॉम्बिनेशन टैबलेट्स की फॉर्म में भी दिया जाता है, जो कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी को भी प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। अगर वो डोज ओरली ले रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन जो होता है, ये दोनों हार्मोन है। प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन को हम कलेक्टिवली बोल देते हैं ओएस्ट्रोजन, ठीक है। या फिर ये दो हार्मोन होते हैं। जब अगर इसको ओरली लेता है टैबलेट्स की फॉर्म में प्रिवेंट करने के लिए प्रेगनेंसी को, तो उसको क्या कहेंगे, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। लेकिन अगर किसी का ही कॉम्बिनेशन इंजेक्शन की फॉर्म में लगता है तो उसको इंजेक्शन के फॉर्म में ही इम्प्लांट कर देते हैं अंडर द स्किन, कहीं पे भी हाथ के वहाँ पे हो गए पिल्स के, मतलब एक तरीके से इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं, कुछ मेथड है जिसके थ्रू हम प्रिवेंट कर सकते हैं प्रेगनेंसी, अगर किसी को अनवांटेड प्रेगनेंसी या फिर किसी को नहीं चाहिए तो इस तरह से। और कुछ सहेली वगैरह भी इस तरह की आती है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह आती है, ठीक है। कॉपर टी आया, मल्टीडॉट 375 आया, कॉपर टी, कॉपर 7, है ना। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आई है। तो ये जितने भी नाम आए हैं इनका आपको फंक्शन से याद होना चाहिए, एनसीईआरटी से ही आपको करना पड़ेगा। कॉपर टी भी क्या होता है, कॉपर रिलीजिंग वाला इंस्ट्रूमेंट होता है, यूटेरस के अंदर लगा देते हैं, वहाँ से कॉपर टी क्या करता है, सप्रेस करता है, स्पर्म को ओवा से मिलने नहीं देता, जिसकी वजह से जाइगोट नहीं बनता। जाइगोट नहीं बनता तो आगे फर्दर प्रेगनेंसी नहीं हो पाती, ठीक है। और यही एक बहुत अच्छा सूटेबल माना जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, यानी कि जिसके 100% चांसेस है कि अगर किसी को प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो नहीं होगी, है ना। लेकिन औरों से फिर भी थोड़ी सी चांसेस रहते हैं, ठीक है, मतलब 100% रिजल्ट नहीं देते। तो यही आपके कुछ इस तरह से इस चैप्टर के अंदर यही है। तो आपको जितने भी मेथड्स हैं, जितने भी नाम आए हैं, बस उसके आपको फंक्शंस देखने हैं, इसके अंदर और ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एमिनो सिंथेसिस हो गया, एमटीपी हो गया, लास्ट टर्म पे नेक्स्ट टर्म पे भी जब हम करेंगे बस इसके एनसीईआरटी पर रीड करेंगे। इस चैप्टर के अंदर और कुछ नहीं है। जो